हेलो यार, कैसे हो तुम सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिए, नर्व इम्पल्स से रिलेटेड हमने तीन चीजें पढ़नी है। दैट आर योर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। थोड़ा थोड़ा इन टर्म्स के बारे में आपको बता देता हूं मैं। देखिए, होता क्या है कि जनरेशन का क्या मतलब है। जनरेशन का मतलब जनरेट होना। तो एक नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होती है स्टिमुलस के आने पे, वो हमारा हो जाएगा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होगा, वो आपका होगा कि आपके विद इन द सेम न्यूरॉन, आपका एक न्यूरॉन है, उसके अंदर आपका ये जो नर्व इम्पल्स है ये कैसे कंडक्शन के थ्रू जाएगा। ठीक है, उस एक न्यूरॉन के अंदर आपका कैसे कंडक्ट होगा ये। एंड थर्ड इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसे होगी नर्व इम्पल्स का, ऑब्वियसली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाना। ठीक है, नर्व इम्पल्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होना इज योर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जो आज के लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं दैट इज जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स है टोटल। ठीक है, 6 पॉइंट्स है। एंड ये जो आपका 7वां पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, 6 पॉइंट आपके प्रोसेस के, 7वां आपको पहले स्टेप पर वापस ले जाएगा। ठीक है, टोटल 6 स्टेप्स हैं, ये 7वां है ये आपको पहले स्टेप पर वापस ले जाएगा। देखिए होगा क्या। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये मान लो आपकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे क्या होगा आपका, हमको पता है कि सोडियम का कंसेंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा होता है एंड अंदर वाली साइड पे यानी कि इनसाइड पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, अभी जो हमने स्टार्टिंग वाला केस है मेरा, ये याद रखना, दिस इज बेसिकली आरएमपी वाला केस, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमको पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या होगा, बाहर पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव, एंड अंदर नेगेटिव ज्यादा होता है, इसलिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वैल्यू होता है दैट इज -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो देखिए होगा क्या। बेसिकली ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। ठीक है, मेम्ब्रेन रेस्ट पर पड़ी हुई थी। मेम्ब्रेन की रेस्ट पर जब पड़ी हुई थी तब उसके ऊपर एक स्टिमुलस आ गया। ठीक है, अब वो स्टिमुलस क्या करेगा वो स्टेप 2 में देखते हैं। इस स्टिमुलस के आने की वजह से आपके सोडियम आयन चैनल्स खुल जाएंगे। भैया कौन से सोडियम आयन चैनल्स, ये आपके खुलेंगे लीकी चैनल्स। ठीक है, लीकी चैनल्स जो होते हैं वो आपके रैंडमली कभी भी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस के आने पर ये आपके रैंडमली ओपन हो गए, आपके सोडियम चैनल्स जो कि आपके लीकी चैनल्स थे ये खुल गए। सोडियम अंदर आ गया, रीजन क्योंकि बाहर सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, अंदर कम था। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहता है कि जहां आपका कंसेंट्रेशन हाई होगा आपको हायर से लोअर में जाना है। ठीक है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका ये कहता है आपको हायर से लोअर में जाना होगा। तो आप हायर से लोअर में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कोई एटीपी तो ऑब्वियसली नहीं लगेगी, क्योंकि जैसा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहता है हम वैसे ही तो जा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, सोडियम आयन अंदर की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा देखना ध्यान से। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था पहले। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे अंदर नेगेटिव चार्ज था। अब क्या हो गया, अब अंदर जो है सोडियम आयन चला गया Na पॉजिटिव, यानी कि अब अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो क्या ये जो वैल्यू थी -70 मिलीवोल्ट, ये भी थोड़ी पॉजिटिव में चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इस बार पोटेंशियल की जो है पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसमें गड़बड़ी आ गई। अंदर की तरफ पॉजिटिव बढ़ने लग गया। कायदे से अंदर क्या था नेगेटिव, बट अब क्या बढ़ गया पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ी सी पॉजिटिव चली जाएगी। कहां पर चली जाएगी, -55 मिलीवोल्ट। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, ये जो वैल्यू है आपकी प्लस में चली गई है। ये जो वैल्यू है आपकी प्लस में चली गई है, पॉजिटिव में चली गई थोड़ी सी। ठीक है, तो ये जो -55 मिलीवोल्ट होता है ना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट गेम इस चीज का है। ठीक है, दिस -55 मिलीवोल्ट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, ये वो स्टिमुलस होता है जहां से आपका ये प्रोसेस आगे शुरू होगा। आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये बेसिकली आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स है। हमने पढ़ा था
कि वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स होते हैं वो कब खुलते हैं। एक गेट होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, जो कब खुलेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में गड़बड़ी देखने को मिली ना। तो क्या होगा, उस गड़बड़ी की वजह से आपके पोटेंशियल जो है, आपका वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो खुल जाएगा, किसका, सोडियम आयन का। ओके, अब और ज्यादा सोडियम अंदर आ जाएगा। तो -55 मिलीवोल्ट क्या है, वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है जो कि रिक्वायर्ड रहता है इस गेट चैनल को खोलने के लिए। इतना मिला पोटेंशियल, तभी गेट चैनल खुल जाएगा सोडियम का, एंड और सोडियम अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जब और ज्यादा सोडियम अंदर आ गया तो अब क्या होगा, अब होगी पोलैरिटी स्विच। ज्यादा सोडियम अंदर आ गया, मतलब अंदर पॉजिटिव भरता गया। क्यों, क्योंकि इनिशियली अंदर के पॉजिटिव पड़ा हुआ था। तो अब के पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज तो है ही है, तो के पॉजिटिव अंदर, के पॉजिटिव के बाद आपका सोडियम पॉजिटिव भी अंदर, यानी कि आपका कंप्लीट पॉजिटिव अंदर चला गया एंड कंप्लीट नेगेटिव बाहर आ गया। तो पोलैरिटी जो है आपकी स्विच कर गई। ठीक है, ये जो पोलैरिटी स्विच की है ना, इसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन। एंड आपको इसके पोटेंशियल का वैल्यू याद रखना होगा, दैट इज +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये इसके पोटेंशियल का वैल्यू है डीपोलराइजेशन का। ठीक है, अब देखना, डीपोलराइजेशन में हमको ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ +30 मिलीवोल्ट से ऊपर नहीं जाता, वो फिर से नीचे गिर जाता है। रीजन के डीपोलराइजेशन के बाद आपकी रिपोलराइजेशन भी तो होनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखो तो क्या होगा, हुआ क्या, यहाँ पे पोटेंशियल जो है आपका ऑलरेडी वेरी था। ठीक है, तो इस बार हम डायरेक्टली क्या वोल्टेज गेट चैनल्स नहीं खोल सकते, बिल्कुल खोल सकते हैं। तो सोडियम की जगह इस बार पोटेशियम के वोल्टेज गेट चैनल्स खुल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। पोटेशियम के वोल्टेज गेट चैनल जब खुल गए तब क्या होगा, पोटेशियम का ई फ्लक्स, पोटेशियम का कंसेंट्रेशन जो था आपका कहाँ था, मैंने उल्टा साइन बनाया ना यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा थी एंड बाहर कम थी, तो कायदे से कहाँ जाना चाहिए, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि आपका पोटेशियम का ई फ्लक्स हो जाएगा। मन में क्वेश्चन आया होगा कि हमने यहाँ पर पहले लीकी चैनल्स क्यों नहीं खोले। यहाँ पर लीकी चैनल्स इसलिए नहीं खोले थे तो पहले कोई पोटेंशियल डिफरेंस का आ नहीं रहा था बीच में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है आपका। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जब चेंज होगा ना, तब आपके वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं। तो यहाँ पर अभी तो पोटेंशियल कुछ चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे, तो होगा क्या, बेसिकली अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो पहले लीकी चैनल्स खुल के चेंज लाएंगे, देन वोल्टेज चैनल खुलेंगे। बट यहाँ तो ऑलरेडी इतना बड़ा चेंज आ चुका है पोटेंशियल में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में ऑलरेडी इतना बड़ा चेंज आ चुका है, तो अब क्या हमको लीकी चैनल्स खोलने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। अब हम सीधा वोल्टेज गेट चैनल खोलेंगे, पोटेशियम का ई फ्लक्स करवाएंगे के पॉजिटिव का, तो पोलैरिटी क्या होगी, फिर से रिवर्स हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स्ड अगेन। ठीक है, अब पॉइंट ध्यान से सुनना, जब पोलैरिटी वापस से रिवर्स हो जाती है ना, इस वाले को क्या कहते हैं, पहली पोलैरिटी रिवर्स होने पे डीपोलराइजेशन, जब यही पोलैरिटी फिर से रिवर्स होकर नॉर्मल बन जाती है, दैट इज रीपोलराइजेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्या होता है, ये जो -70 का वैल्यू है ना, ये थोड़ा सा ना एक डिप ले लेता है ग्राफ में, यानी कि ये वैल्यू और नेगेटिव में चली जाती है। कितने तक, -90 मिलीवोल्ट से ज्यादा। ठीक है, -100 मिलीवोल्ट हो गया, -110 मिलीवोल्ट हो गया। ठीक है, मतलब -90 मिलीवोल्ट से जो है नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो उस केस में कंडीशन को बोला जाता है हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन बेसिकली होता क्यों है, जब आपका पोटेशियम आयन जो चैनल है आपका वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल जो है, जब वो ज्यादा खुला रह जाता है, उसकी मोर ओपनिंग की वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम का ई फ्लक्स होने लग जाता है, एंड ये वैल्यू जो है ये और नेगेटिव में चली जाती है। -70 बननी चाहिए थी, बट कितनी बन जाती है, -90। ठीक है, दिस वॉज योर प्रोसेस। अब मैंने आपको बताया कि 6 स्टेप्स के बाद जो 7वां स्टेप आएगा, 7वें स्टेप में आप
घूम के फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाओगे। हमने एक चीज पढ़ी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करता है, ये आपका एटीपीएस पंप होगा। ठीक है, अब एटीपीएस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एटीपी को, ठीक है, ये एटीपी को किस में तोड़ेगा, एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इंडिपेंडेंट फॉस्फेट। ठीक है, आईपी। अब ध्यान से सुनना, जब एटीपी एडीपी में और आईपी में टूटता है ना, तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हमको एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जाने के लिए। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कैसे जाएंगे, देखो यहीं पर ही मैं मेम्ब्रेन बना देता हूं। ठीक है, समझ लेना, इसका ऊपर वाला जो है वो आउटसाइड वाला पोर्शन है एंड इसका जो है ये वाला वो इनसाइड वाला पोर्शन है। पंप समझने से पहले एक चीज दिमाग में लेकर आओ, क्या रीपोलराइजेशन एंड योर आरएमपी यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या दोनों सेम चीज है? तुम बोलोगे भैया हाँ सेम चीज है। क्यों? क्योंकि -70 मिलीवोल्ट यहाँ, -70 मिलीवोल्ट यहाँ। अरे गधों, तुम पोलैरिटी को देख रहे हो, तुम उसके अंदर का जो है वो भी तो देखो कि कंसेंट्रेशन किस चीज की कहाँ ज्यादा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखो, सोडियम बाहर ज्यादा है और पोटेशियम अंदर ज्यादा है। रीपोलराइजेशन को देखो, पोटेशियम बाहर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा होगा एंड अंदर वाली साइड पे सोडियम ज्यादा है। पोलैरिटी चाहे दोनों जगह सेम है, पोटेंशियल चाहे दोनों जगह सेम है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह सेम है, बट जो एक्चुअल चीज है, जो कि आपके आयंस हैं, उनका कंसेंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर बाहर डिफरेंट है। तो उसके लिए हमको क्या चीज चाहिए होती है, एटीपीएस पंप। पंप का क्या काम होता है, पंप का सिंपल इतना काम होता है कि ये चीजों को अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट लेकर जाएगा। ठीक है, कोई मतलब ज्यादा हम डिफिकल्टी बात नहीं करेंगे, इजी बातें रखेंगे। ठीक है, एक सेकंड में ग्रीन वाले से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं। आपने पढ़ा कि जो आपका रीपोलराइजेशन है वहां पर आपका के पॉजिटिव बाहर की तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, ये आपका के पॉजिटिव को अंदर की तरफ लाएगा। कितना के पॉजिटिव अंदर की तरफ लाएगा, 2 यूनिट्स ऑफ के पॉजिटिव। ठीक है, एंड हमको पता है कि अंदर की तरफ आपका सोडियम आयन ज्यादा है। ठीक है, अंदर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा है ना, ये देखो अंदर सोडियम भरा पड़ा है। तो क्या होगा, ये इसको ऐसा ऊपर की तरफ यानी कि इनसाइड से आउटसाइड द सेल, ठीक है, तो वो लेके जाएगा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। तो वो क्या हो जाएगा, आपके कितने यूनिट्स लेकर जाएगा, 3 सोडियम यूनिट्स। ये दिख रहा है ना आपको छोटा सा, ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा मैं बोल रहा हूं, आप देख लेना। ठीक है, 3 सोडियम की यूनिट्स को इनसाइड से आउटसाइड लेके जाएगा एंड 2 पोटेशियम की यूनिट्स को आउटसाइड से इनसाइड लेकर जाएगा। ठीक है, दिस वाज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एंड ये बहुत ही चमत्कारी चीज होती है। ठीक है, तो ये आपका 7वां पॉइंट जो है, इसके बाद आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 7वां स्टेप जो होगा ये आपको घुमा के पहले पॉइंट पर ले आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं। ठीक है, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, सोडियम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर अब किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, सोडियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं हो जाएगा बाहर अब। ठीक है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो अंदर किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं हो जाएगा अंदर। अब वही अपना आरएमपी वाला देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या अब ये चीजें सेम नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं। तो ये आपके टोटल 7 स्टेप्स है एंड 7वां स्टेप जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बुक्स में 7वां स्टेप मेंशन नहीं किया हुआ, प्रोसेस को बस हाइपरपोलराइजेशन तक ही रखा हुआ है, बट स्टिल यू मस्ट नो कि आपको पहले वाले पे दोबारा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 7th वाला स्टेप मस्ट है। ठीक है, ये करना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी हमने जनरेशन पढ़ा है, नेक्स्ट में हम कंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।